हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड जिस पे डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आज हम चर्चा करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएं तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ता है, उसी का हमको फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में भी इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, और वैसे थ्योरी में भी आते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, इसी तरह से लाइन खींच के दिखाया जाता है। ठीक है, ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इससे ये पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, रोटेट कराया जाएगा। तो उसको रोटेट करने में जो वर्क डन होगा उसी का हमको क्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल को लाने की कोशिश करती है और लास्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो, मान लीजिए ऐसे अगर इसको रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये घूम करके लास्ट में ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले बता चुका हूं। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, मान लीजिए पहले इस कंडीशन में है, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से रखा हुआ है, यही मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये भी मान लीजिए क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर किसी अन्य डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमा करके अपने डायरेक्शन में कर लेगी। अब अगर हम इसको, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, मींस जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब अगर हम क्या करें, इसको घुमाएं, तो इसको घुमाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट कराएं अगर हम, तो रोटेट कराने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा और उसी वर्क डन का फॉर्मूला हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको आपने घुमा करके एक कंडीशन ऐसे कर दिया, फिर वापस मान लीजिए इसको घुमा करके आपने क्या किया, इस कंडीशन में कर दिया, यही इलेक्ट्रिक डायपोल है। मान लो ये लास्ट कंडीशन इसकी A डैश B डैश हो गई। ठीक है, तो शुरू में मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, जीरो एंगल बना रहा था। तो जब हम वर्क डन का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे तो सपोज करते हैं कि पहले हम इसको थोड़ा सा एंगल रोटेट कराते हैं, तो थोड़ा सा एंगल रोटेट कराएंगे तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा। तो अगर हम लिखें dw इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, टो डी थीटा। टो क्या है, बोलो, टो जो है टॉर्क है, उसको जब कोई चीज रोटेट करती है तो वहां पे क्या लिया जाता है, जैसे फोर्स वर्क इज इक्वल टू किसके होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या एफडी लिख देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में अगर कोई चीज रोटेट करे तो वर्क डन का मान बराबर किसके होता है, dw बराबर किसके होता है, टो डी थीटा से। ठीक है, if the electric dipole is rotated from angle theta to थीटा नोट। मान लीजिए इसको हम एक एंगल थीटा बराबर जीरो कह सकते हैं। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में ये जीरो की कंडीशन में है तो इसको कहां से, थीटा जीरो से लेकर के कहां तक, थीटा नोट तक इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर रोटेट कराएंगे तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा, मींस dw इज इक्वल टू किसके आएगा, टो डी थीटा क्या आएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें इसको घुमाने में जो टोटल वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें dw इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन कितना, कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, जीरो से कितना, थीटा नोट, ये लिमिट हो गई। मान लीजिए जीरो की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ शुरू में कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है।
अब इसको हम घुमा करके थीटा नोट की कंडीशन में ले आते हैं। इसकी ये कंडीशन है मान लो, ठीक है, थीटा नोट ये एंगल है, तो वर्क डन की वैल्यू dw इज इक्वल टू यहाँ पे टो और d थीटा ये लिख देंगे। और मैंने बता दिया w बराबर fd जैसे होता है, ठीक उसी तरह से जहां पे फोर्स रहेगा वहां टॉर्क को लिया जाएगा और जहां डिस्प्लेसमेंट रहता है वहां पे क्या लिया जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे d थीटा से इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, w इंटीग्रेशन करेंगे w आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, टो इज इक्वल टू किसके होता है, pe sin थीटा के, ये फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू p sin थीटा। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 0 से थीटा नोट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा pe sin थीटा और d थीटा। इसको इंटीग्रेट करें तो w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p कांस्टेंट है बाहर कर लो, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा, लिमिट 0 डिग्री है, पहले 0 की कंडीशन में था डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बाद में उसका एंगल कितना हो गया, थीटा नोट। अब इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू pe, और लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस cos थीटा नोट माइनस cos 0, 2 बार माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं w इज इक्वल टू pe 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको पहले लिखते हैं, माइनस cos थीटा नोट, ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें कुछ केसेस के बारे में पढ़े, मान लीजिए यहाँ पे कुछ केसेस अराइज होती हैं, मान लीजिए केस, अगर इसको मान लीजिए 0 से नहीं, मान लो कोई भी एंगल आप मान लो कि इसको थीटा 1 से लेकर के आप इसको रोटेट करा रहे हो कितना, थीटा 2 तक, तो थीटा 1 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली कंडीशन cos थीटा 1, तो w इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा जा सकता है किसके, pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इस तरह से आ जाएगा फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए इसको आप 0 डिग्री से, अगर एक केस माने, ठीक है, अगर आप इसको कहां से कहां तक रोटेट करा रहे हो, मान लीजिए थीटा बराबर शुरू में थीटा 1 बराबर 0 है, थीटा 1 बराबर कितना है, 0 है, अर्थात जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, और उसको आपने ना मान लीजिए ऐसे है, देखो इस तरह से है, और इसको घुमा के आपने कैसे कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी केस हम लिख दें, थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, w इज इक्वल टू आपका बचा क्या, pe cos 0 आ गया, यहाँ पे cos 0 माइनस कितना, cos कितना आएगा बोलो, 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो w इज इक्वल टू किसके आपका बचा, pe के, ठीक है, w इज इक्वल टू pe के। अगर आप डायपोल को कहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री एंगल तक रोटेट कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी किसकी, वर्क की, वो p के इक्वल आएगी। अगर नेक्स्ट कंडीशन अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट कंडीशन में मान लीजिए आप इसको थीटा बराबर 0 से रोटेट करके घुमा करके, ऐसे था इसको घुमाया आपने, घुमा करके इसको कितना 180 डिग्री घुमा दिया, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे ही मान रख दीजिए, w इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, pe cos, फर्स्ट कंडीशन में कितना एंगल 0 माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, ASTC, मैंने बताया इस तरह से इसे ज्ञात कर सकते हैं कि इस कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, या आप इसको चेंज कर सकते हो cos 90 प्लस 90 में, तो आपका इसका मान जब ज्ञात करोगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो कितना आएगा, आपको सभी को पता है, P यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितना होगी 1 माइनस, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना आएगी -1, तो ये टोटल मिलाकर के आपको कितना आ जाएगा, Pe और 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, तो W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2Pe के इक्वल आ जाएगा, ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। अर्थात इससे आप कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक रोटेट करा रहे हो, तो जो फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल आएगा, ठीक है।